हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हैं हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो करंट में एग्ज़ाम चल रहा है उसके जो 18 दिसंबर से 4 जनवरी तक सारे क्वेश्चंस आए हुए थे उसमें के क्वेश्चंस हम सारे देखेंगे जो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। देखिए, इसमें हम लोग जीके जीएस, साइंस और कंप्यूटर और जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं वही सारे इसमें हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, श्वसन प्रणाली में शुद्ध ऑक्सीजन का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है? नाक, कंठ, फेफड़े या गला? तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, अगर हम लोग देखें शुद्ध ऑक्सीजन का पूछ रहा है कि मतलब अवशोषण किस अंग द्वारा होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं फेफड़े जो होते हैं वो शुद्ध ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं। ठीक, नाक वगैरह होता है तो ये तो मतलब उसमें शुद्ध भी होगा और अपशिष्ट भी होगा, तो दोनों उसमें मिक्सचर होंगे। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, श्वसन प्रणाली का मुख्य कार्य हवा से ऑक्सीजन को अवशोषित करना है ताकि शरीर के अंग काम कर सकें। फेफड़ों के भीतर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वास्तविक आदान प्रदान, ठीक है, छोटी वायु थैलियों में होता है जिन्हें वायु कोष्ठिका कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का आदान प्रदान आपको फेफड़े करते मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आ चुके थे, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए और इनका डिस्क्रिप्शन जो है इससे रिलेटेड आप लोग एक एक पॉइंट देख के जाइए। आप लोगों को छोड़ना कुछ भी नहीं है इसमें का। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, हाल ही में 125वां IF शील्ड फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता? ईस्ट बंगाल FC ने जीता, मोहन बागान सुपर जायंट ने जीता, या देखिए बेंगलुरु FC ने जीता, मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने जीता। आप लोग इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए, अगर इसमें हम लोग देखें 125वां IFC सील्ड फुटबॉल से संबंधित है किसने जीता है, तो ये जीता है मोहन बागान सुपर जायंट ने। तो ये इसका राइट आंसर है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। देखिए, 125वां IFC सील्ड फुटबॉल टूर्नामेंट मोहन बागान सुपर जायंट ने जीता था। फाइनल मैच ईस्ट बंगाल FC के खिलाफ था, जहां निर्धारित और अतिरिक्त समय के बाद स्कोर 1-1 के बराबर रहा। मोहन बागान ने पेनाल्टी शूट आउट में 5-4 से जीत हासिल की। तो ये चीज़ें भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं तो इनको अच्छे से आप लोग देखिए। देखिए, राइबोसोम निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है? प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, वसा संश्लेषण करता है या श्वसन करता है? तो आप लोग बताइए। देखिए, राइबोसोम आप सभी लोग जानते होंगे, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण ये इसका काम है। देखिए, यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं। देखिए, राइबोसोम जीवित कोशिकाओं के अंदर एक जटिल आणविक तंत्र है जो प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया के दौरान अमीनो अम्लों से प्रोटीन का उत्पादन करता है। यह प्रक्रिया सभी जीवित कोशिकाओं द्वारा किया जाने वाला एक प्राथमिक कार्य है। ठीक है, तो ये जीवित कोशिकाओं द्वारा किया जाएगा। ठीक, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इनका आप लोगों को अच्छे से देखना है और इनका एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड तक इसे शेयर करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रेलवे हो जाएगा, तो आप लोग इसका बिल्कुल डिस्क्रिप्शन है और ये क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से देखिए। अगर आप पूरा डिस्क्रिप्शन और क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे तो 2-3 प्लस ही क्वेश्चन आप इसमें से
कर सकते हैं। अगर आपने पिछली हमारे एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी है तो सारी देख के तभी एग्ज़ाम देने जाइएगा। तो देखिए, अगर इसमें देखें, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। एक संयोजी ऊतक है, कोलेनकाइमा या रक्त, या स्केलेरेनाइकाइमा या पैरेनकाइमा। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, अगर हम लोग देखें एक संयोजी ऊतक है तो ये रक्त होता है, ठीक है। तो ये इसका रक्त बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। देखिए, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह शरीर के विभिन्न अंगों में पोषक तत्वों और ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे इसका राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो इनको अच्छे से आप लोग देखिएगा। PSL का आपको पूरा रूप बताना है, क्या इसका पूरा नाम होगा, फुल फॉर्म क्या होगा इसका। देखिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, या पोलिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या परमानेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या पोलर सैटेलाइट लॉन्च वेक्टर। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका पूरा नाम होता है। इसमें पोलिटर है, ये गलत हो जाएगा। इसमें परमानेंट नहीं होगा, पोलिस नहीं होगा, ठीक। तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे PSAL पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा, द्वारा संचालित एक तीसरी पीढ़ी का लॉन्च वाहन है। यह मध्यम लिफ्ट क्षमता वाला डिस्पोजेबल लॉन्च सिस्टम है जो मुख्य रूप से ध्रुवीय कक्षाओं में उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये लॉन्चर आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए, इसका राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 6। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं तो इनको अच्छे से देखिए, इनसे रिलेटेड सारे टॉपिक आप लोग देख के जाइए। देखिए, सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए शिष्टाचार दस्ते किसने शुरू की है। मुंबई पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने, यूपी पुलिस ने, या आप लोग देख सकते हो यहाँ केरल पुलिस ने। तो आप लोग बताइए। देखिए, अगर शिष्टाचार दस्ते की अगर बात करें तो आप सभी लोग जानते हो दिल्ली पुलिस है, इसने महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह योजना चालू की है। तो यहाँ पे आप लोग डिस्क्रिप्शन देखिएगा। दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने और छेड़छाड़ को रोकने के लिए शिष्टाचार दस्ते शुरू किए हैं, ठीक है। यह पहल उत्तर प्रदेश के एंटी रोमियो दस्तों में प्रेरित थी, ठीक। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये पहले उत्तर प्रदेश से ली गई है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, मानव में व्रकाणुओं का कार्य निम्नलिखित में से होता है। पोषण, उत्सर्जन या परिवहन का कार्य होता है, या आप लोग देख सकते हो श्वसन का। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, अगर मानव शरीर में हम लोग देखें व्रकाणुओं का अगर मुख्य कार्य अगर देखें तो ये क्या होता है, इसका राइट आंसर है उत्सर्जन, ठीक। इनका कार्य क्या होता है, उत्सर्जन करना। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। देखिए, व्रकाणु जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, मानव शरीर में वृक्क यानी किडनी कहते हैं जिसे हम, की कार्यात्मक इकाई है। इसका मुख्य कार्य रक्त को छानना और अपशिष्ट पदार्थों जैसे यूरिया और अतिरिक्त तरल पदार्थ को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालना है। यह प्रक्रिया उत्सर्जन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं किडनी का तो आप लोग कार्य जानते ही हैं, उसी की एक इकाई आप मान सकते हो। देखिए, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर 8। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट नहीं है। कार्बन, ठीक, या देखिए बोरोन, या क्लोरीन, या कॉपर। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, अगर हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट अगर देखें इनमें से तो ये कॉपर जो होता है, सॉरी कार्बन, ठीक है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ये नहीं है। आप लोग यहाँ डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है,
ठीक, मतलब दो श्रेणियों में बांटा गया है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसे हम लोग वृहत पोषक तत्व यानी ज़्यादा जरूरी हो पौधों के लिए, ठीक, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सूक्ष्म पोषक तत्व, दो भागों में बांटा गया है। देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वे तत्व हैं जिनकी पौधों में बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, तो इनको अच्छे से देख लीजिए। जैसे कह सकते हो कॉपर हो गया, सॉरी कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, सल्फर, इन सब की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये इन श्रेणियों में रखे गए हैं। और एक दूसरी श्रेणी है, वो भी आप लोग देखिए, जिसे हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। वे तत्व हैं जिनकी पौधों की बहुत कम आवश्यकता या मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इनमें से आ सकते हैं जैसे बोरॉन आ सकते हैं, क्लोरीन, कॉपर, लोहा, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, ठीक है, जस्ता और निकेल शामिल हैं। तो इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होगी, उनकी ज़्यादा मात्रा में। तो इसी के लिए वो हमारा आंसर कॉपर बिल्कुल सही था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इससे रिलेटेड आप लोग ये चीज़ें देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। राज्य परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? विधानसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति, राज्यपाल के प्रति। देखिए ये पूछ रहा है राज्य परिषद, यानी एक राज्य में जो राज्य परिषद होती है, मंत्री परिषद कह सकते हो, ठीक, वो किसके प्रति जिम्मेदार होगी? तो आप सभी लोग जानते हो वो लोकसभा के, सॉरी, विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होगी। लोकसभा के प्रति वही, सॉरी, जो वो राज्य क्या कहते हैं वो मंत्री परिषद जो होती है, केंद्रीय मंत्री परिषद, वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। ठीक है, अगर राज्य परिषद की बात करें तो आप सभी लोग जानते हो वो विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होगी। आप लोग यहाँ देखिएगा, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार एक राज्य की मंत्री परिषद या राज्य परिषद जिसे कहते हैं, सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो ये वर्ड आप लोग देख लीजिएगा। ये अगर विधानसभा जो होगी ये एक राज्य में होती है, ठीक है, उसके प्रति ये मंत्री परिषद होगी, लेकिन ये राज्य मंत्री परिषद होगी। यही केंद्रीय मंत्री परिषद अगर पूछता तो आप सभी लोग जानते हैं लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। ठीक है, इस सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि पूरी परिषद एक इकाई के रूप में कार्य करती है और विधानसभा में एक साथ खड़ी होती है या गिरती है। यदि राज्य विधानसभा परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है, ठीक है, तो मुख्यमंत्री सहित सभी सदस्यों को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की ही सिफारिश से ये मंत्री परिषद राज्य मंत्री परिषद बनती है। ठीक है, राज्यपाल इसे नियुक्त करेगा। इसीलिए यदि ये मुख्यमंत्री अगर जा रहा है तो पूरी इसकी जो मंत्री परिषद है सारी चली जाएगी, फिर से नए से बनेगी। ऐसे ही केंद्र में होता है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। सन 2025 विश्व एक्वेटिक चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई थी? पेरिस फ्रांस में, सिंगापुर में, दोहा कतर में या फुकुओका जापान में? तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम लोग देखें विश्व एक्वेटिक चैंपियनशिप, तो आप सभी लोग जानते हैं सिंगापुर में इसका भी आयोजन हुआ था। तो यहाँ आप लोग देखिएगा सन 2025 विश्व एक्वेटिक चैंपियनशिप 11 जुलाई से 3 अगस्त सन 2025 तक सिंगापुर में आयोजित की गई थी। यह दक्षिण पूर्व एशिया का पहला शहर था जिसे विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की। ठीक है, इस आयोजन में 200 से अधिक देशों ने लगभग 2500 एथलीटों ने भाग लिया था। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप लोग देख लीजिएगा, ये सिंगापुर में आयोजित की गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इनको अच्छे से देखिए। अगर आपने हमारी पिछली एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी हो तो सारी देख के तभी एग्जाम देने जाइए। देखिए सिद्धि जनजाति जो अफ्रीकी मूल
की मानी जाती है? भारत के किस राज्यों में पाई जाती है? गुजरात, कर्नाटक में, केरल, तमिलनाडु में, असम, मेघालय में, या आप लोग देख सको पंजाब और हरियाणा में। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, अगर आप पढ़े होंगे, जो सिद्धि जनजाति है ये गुजरात और कर्नाटक में पाई जाती है। अफ्रीकी मूल की आप मान सकते हो इसे। आप लोग यहाँ देखिए, सिद्धि जनजाति जो अफ्रीकी मूल की मानी जाती है, भारत के मुख्य रूप से गुजरात और कर्नाटक राज्यों में पाई जाती है। वे मुख्य रूप से गुजरात के गिर वन क्षेत्र और कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में निवास करती हैं। तो ये चीज़ें भी आप लोग देख लीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। देखिए, अमाशय की जठर ग्रंथियां किसका स्रावन नहीं करती हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, या पेप्सिन का, या श्लेष्मा का, या लार का? ठीक है, तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए कि बताइएगा क्या होगा। देखिए, अगर हम लोग अमाशय की जो जठर ग्रंथियां होती हैं, आप सभी लोग जानते होंगे कि ये लार का स्रावन नहीं करती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लार इसका बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग यहाँ देखिएगा, अमाशय की जठर ग्रंथियां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और श्लेष्मा, ठीक है, का स्रावन करती हैं। ये पदार्थ भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लार का उत्पादन और श्रावण मुख्य कह सकते हो गुहा में स्थित लार ग्रंथियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, मुख्य गुहा में स्थित जो लार ग्रंथियां होती हैं उनमें, ठीक है, तो उसमें आपको ये मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ मुख्य है, देखिए, ना कि अमाशय की जठर ग्रंथियों द्वारा। तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? बीटा कैरोटीन, या एंथोसायनिन, या लाइकोपीन, या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर बताइए। ये पूछ रहा है कि जो टमाटर में लाल रंग होता है ये किस मतलब किस अम्ल के कारण होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं जो लाइकोपीन है इसके कारण टमाटर का लाल रंग होता है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, देखिए, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन नामक एक प्राकृतिक रसायन या वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। यह एक प्रकार का कैरोटीनाइड है जो लाल रंग के अन्य फलों जैसे पपीता हो गया, तरबूज हो गया में भी पाया जाएगा। ठीक है, पपीता, तरबूज, ये भी आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है। देखिए यहाँ पे बीटा कैरोटीन एक नारंगी लाल रंग का वर्णक है जो गाजर जैसे खाद्य पदार्थों को नारंगी रंग देता है। तो गाजर में मिलेगा आपको बीटा कैरोटीन, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर जैसे आपको दिया गया है एंथोसाइनिन जल में घुलनशील वर्णक है जो पौधों में लाल, बैंगनी या कह सकते हो नीले रंग के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे ब्लूबेरी और रास्पबेरी। ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षिक आवास प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, या 6 से 16 वर्ष के बच्चों को, 6 से 15, या 7 से 14 वर्ष के बच्चों को। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं इनका मतलब इनके माता पिता का मौलिक कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अच्छे से शिक्षा प्रोवाइड कराएं। ठीक है, यह माता पिता का मौलिक कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे और प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। तो ये कह रहा है कि जो 51A में तो आप सभी लोग जानते हो इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य है। कितने हैं, 11 हैं। तो 11वां मौलिक कर्तव्य यही जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के तहत। ठीक, इसमें यही जोड़ा गया है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं इनका मौलिक कर्तव्य है इनके माता पिता
ही वो मतलब इनको पढ़ाएं। ठीक है। शिक्षा का आधिकारिक आरटी जिसे कहते हैं अधिनियम 2009 भी इसी आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। ठीक है। तो ये 2009 में आया था बट पास हुआ है अभी सन 2010 में पास हुआ है। ठीक है। अगर पारित की बात करें तो सन 2010 आंसर होगा। ऐसे सन 2009 में आया था। तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताइए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन तेलंगाना के किस शहर में किया है? हैदराबाद में, वारंगल में, निजामाबाद में या करीमनगर में? तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की अगर बात करें तो ये अमित शाह ने अभी रखा है तेलंगाना के निजामाबाद में अभी इसका उद्घाटन किया है। ठीक। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग डिस्क्रिप्शन देखिएगा। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया है। इस बोर्ड का उद्देश्य हल्दी किसानों को बिचौलियों से आज़ादी दिलाना और हल्दी की पैकिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग और निर्यात के लिए एक पूर्ण चैनल तैयार करना है। तो ये इसका उद्देश्य भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देख के जाएंगे तो आपसे क्वेश्चंस वहाँ पे आराम से होंगे। तो इनको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। देखिए शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? स्पाइनल कॉर्ड में या कॉर्ड जिसे कहते हैं कॉर्ड में, या हाइपोथैलेमस में, या थायराइड में, या आप लोग देख सकते हो पिट्यूटरी में। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है। तो शरीर का जो तापक्रम होता है, ठीक है, तो वो आप सभी लोग जानते हो जो हाइपोथैलेमस है ये आंतरिक जो तापमान होगा इसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। अभी बाहरी अगर पूछे तापमान शरीर का, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो बाहरी तापमान को नियंत्रित करेगा, तो वो सिर्फ थैलेमस होगा। अगर आंतरिक पूछे तो हाइपोथैलेमस। ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज ना होइएगा। देखिए शरीर का आंतरिक तापमान मस्तिष्क के एक हिस्से जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। आंतरिक की अगर बात कर रहा है तो हाइपोथैलेमस होगा। ठीक है। अगर बाह्य यही होता, बाह्य जो तापमान होता है शरीर का उसका कौन नियंत्रित करेगा? तो उसको थैलेमस करेगा। ये किसके भाग हैं? तो ये मस्तिष्क के भाग हैं। ये भी आप लोग देख लीजिएगा। इसमें महत्वपूर्ण तंत्रिका केंद्र होते हैं जो शरीर के तापमान, प्यास, भूख और खाने, जल संतुलन और लैंगिक कार्य का नियंत्रण करते हैं। ठीक है। तो ये मतलब आंतरिक तापमान को नियंत्रित करेंगे। ये चीजें आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग सभी लोग सेरेब्रम ये सारी चीज़ तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। तो इनको अच्छे से आप लोग फिर से रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए सैलून में दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तल दर्पण, अवतल दर्पण, या आप लोग देखिए समतल दर्पण या परवलयिक दर्पण। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए आप सभी लोग दाढ़ी बनवाने गए होंगे तो आपको पता होगा कि जो उसमें हम लोग दर्पण यूज करते हैं कि मतलब हमको पास की वस्तुएं अच्छे से दिखाई दें। तो आप सभी लोग जानते हो ये अवतल दर्पण इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए सैलून में दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि वह चेहरे का आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यह बड़ा प्रतिबिंब शेविंग प्रक्रिया को आसान बनाता है। ठीक। तो मतलब बड़ा दिखाई देगा तभी तो आप तो शेविंग अच्छे से कर पाओगे। ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है। इनमें से कौन सा उनमें शामिल ही नहीं है? देखिए अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल है, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल है, अनुच्छेद 356 राज्य में आपातकाल जिसे आप लोग राष्ट्रपति आपातकाल कहते हो, या अनुच्छेद 358 ठीक है सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे कि जो आपातकाल है 3 प्रकार के आप लोग जानते हो। जो राष्ट्रपति मतलब
लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें 358 जो है ये सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल से संबंधित ही नहीं है, क्योंकि ये जो 19-20 जो हमारे अनुच्छेद हैं, ठीक है, इनको ये रोकने का कार्य करता है। जब आपातकाल लगता है तो ये मतलब हटेंगे नहीं, ये अगर हट गए तो आदमी मतलब स्वतंत्र ही नहीं रह पाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। और ये सारे ऊपर वाले सभी सही हैं। देखिए अनुच्छेद 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल भारतीय संविधान के भाग कितने में है? 18 में है। अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। 352 से 360 तक आपको मिलेंगे। राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकाल घोषित करने का अधिकार है, भी आपने देखा होगा। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल कहेंगे, अर्थात पूरे देश में लग जाएगा। ठीक, कोई युद्ध लड़ रहा होगा, ठीक है, बाहरी आक्रमण हो रहा है, जैसे चीन ने किया था आक्रमण। ठीक है, और सशस्त्र विद्रोह, ये चीज़ें देख लो, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल लगने की ये कंडीशंस हैं। आप लोग यहाँ देखिएगा राज्य में आपातकाल, ठीक है यार, इसे हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, 356 के तहत लगेगा। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण, ठीक है, तो इसके कारण लगेगा। मतलब संविधान के रूल के हिसाब ना चला रहा हो कोई राज्य, सीएम कोई नहीं चला पा रहा हो। ठीक है, वित्तीय आपातकाल जैसे 360 में बताया गया है, यदि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता और या कह सकते हो ऋण को खतरा हो तब यह लगाया जाएगा। ठीक है, वित्तीय आपातकाल अभी एक बार भी नहीं लगाया गया है। देखिए अनुच्छेद 358 आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए मौलिक कर्तव्यों को निलंबित होने से रोकता है। ठीक, तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सामाजिक सुधार था, सत्याग्रह और अहिंसा था, या लोकतंत्र की स्थापना, औद्योगिक विकास? तो आप लोग बताइए। देखिए अगर हम लोग देखें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो ये था सत्याग्रह, अहिंसा। ठीक, सही, सत्याग्रह और अहिंसा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, तो आप लोग इसका राइट आंसर देखिए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप लोग देख ही रहे होंगे। यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश शासन से मुक्ति प्राप्त करना था, जिसके लिए उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों को मुख्य हथियार के रूप में अपनाया। उन्होंने इन अहिंसा तकनीकों के माध्यम से कई जन आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या था, देखिए आप लोग इसमें जब आप जानते हैं जब आपातकाल लगेगा, ठीक है, 358 में ये बताया गया कि अनुच्छेद 19 होगा, खाली 20 नहीं, इसमें 20 नहीं होगा। ठीक है, अनुच्छेद में 19 में जो मतलब मौलिक कर्तव्य होंगे उनको निलंबित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें बताया गया है 358, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। देखिए पत्तियों में वायुओं का आदान प्रदान किससे होता है? स्टोमाटा के या आप लोग देख सकते हो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, या माइटोकॉन्ड्रिया या पिगमेंट्स। ठीक, तो आप लोग इसका राइट आंसर कहाँ बताइएगा? कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताकर तभी जाइएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और प्लस में ये क्वेश्चन तो ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो जो आप लोग चाहें कहाँ से, गूगल से या फिर कहीं से देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी इससे प्रॉफिट होगा। और अगर आप पिछली क्लास से हमारी एनालिसिस की नहीं देखें तो सारी देख के तभी एग्जाम देने जाइएगा। आपको इसमें से 2 से 3 प्लस ही क्वेश्चन मिलेंगे अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन और क्वेश्चन अच्छे से देखे होंगे।
तो मिलते हैं अगली एनालिसिस वीडियो में।